नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी श्रृंखला से आए हुए उन सभी को मैं कवर करूंगी, जो कि आपके सुपर टेट, टीईटी, सी टेट व यूपी ट्रिपल एससी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो वीडियो हुई या लेखपाल हुई, सभी परीक्षाओं में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में हिंदी के लेकर आई हूँ। आपके लेखपाल परीक्षा में 25 प्रश्न हिंदी के आएंगे, जिससे मैं आप लोग के 25 के 25 टारगेट मैंने रखा है आपके सभी क्वेश्चन सही हों। यदि आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। हिंदी वर्णमाला का मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया हुआ है, जो कि आपके वर्णमाला के विभिन्न प्रश्न दिए हुए हैं। कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए श, 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 हा, वी, त, थ, द, ध, सी, ट, ठ, ड़, ण, डी, च, छ, ज, ज। तो इनमें कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है कि जो श, 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 हा है, ये चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन है। इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन या हरस्व स्वर, इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघर्षी कौन सा व्यंजन होते हैं, तो संघर्षी व्यंजन भी यही श, 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 हा ही होते, चाहे आप ऊष्म व्यंजन कहिए या संघर्षी व्यंजन कहिए, आपका यही सारे जो चारों होते हैं यही होते हैं। ये प्रश्न देखिए विभिन्न परीक्षाओं में यूपीपीसीएस में आया हुआ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो। आप ये ध्यान से पढ़िएगा, इसमें केवल श्वास की बात कही गई है। जिन वर्णों में केवल श्वास का प्रयोग होता है उन वर्णों को बताइए। अब इस तरह के दो वर्ण होते हैं, एक है अघोष और दूसरा है सघोष। अब अघोष और जो सघोष है उसमें विभिन्न अंतर होता है, कि एक में श्वास का अंतर होता है बस। एक में जिसमें कम श्वास की बात हो वो हमारा अघोष हो जाएगा, जिसमें अधिक श्वास हो वह हमारा सघोष हो जाएगा। जैसे इसका ऑप्शन है ए अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण या डी महाप्राण। अभी आपको मैं अल्पप्राण और महाप्राण में भी डिफरेंस बताऊंगी और सघोष और अघोष में भी मैं डिफरेंस बताऊंगी। जैसे आप जब वर्णमाला पूछी जाती है उसको 5 में डिवाइड करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, छ, छ, य, इस तरह के 5 लाइन में आती है। अगर आप ये का आएगा फिर यहाँ पे खा आएगा, तो ये आपके क्या है, ये फर्स्ट रो हो गई है। तो इसमें जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रो है, यह आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अघोष वर्ण कहलाएगा। और जो तीसरा, चौथा एवं जो पांचवा है, इन 3 लाइनों में जो आएगा वह आपका सघोष वर्ण कहलाएगा। जैसे आप का बोलिए और ख बोलिए, तो आपका जो श्वास निकलेगी, तो आप उसमें बोल के आप पहचान जाएंगे क ख। लेकिन गा बोलेंगे तो आपका पूरा मुंह खुलता है, जिसमें आपकी श्वास अधिक निकलती है। तो बस यही डिफरेंस है। यदि आप याद नहीं कर पाते हैं कि पहली व दूसरी जो लाइन होती है वह सघोष व अघोष की होती है, और जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं कोड याद कर लीजिए, 345 जो कोड है वह सघोष का है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अब या, रा, ला व्यंजन है, इन्होंने पूछा है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्शी व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें मैंने ऊष्म व्यंजन को बताया था कि ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका एज इट इज कट जाता है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, इन दोनों से में से ही आपका एक आंसर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वह या, रा, ला, वा व्यंजन, ये चारों ही व्यंजन होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन वह होते हैं जो मैंने आपको बताया, क, ख, ग, घ, का, क, चट, तप, ये 5 आप याद रखिए। यही रो पूछते हैं कि कंठव्य कौन सा है, तालव्य व्यंजन कौन सा है या ओष्ठ व्यंजन कौन से, वह सब हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जो कि 25 कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए वह कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं। और अंतःस्थ कितने व्यंजन होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, यह 4 होते हैं। और यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, वह अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? अब इस तरह से मैंने जो संघर्षी आपको लाइन बताई है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, तो ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं?
ला ऑप्शन ए ला, बी रा, सी शा या डी आपका फा। तो आप इन चारों में से अगर आपको याद नहीं है तो आप बोल कर देखिए कि आपके जिसमें ओठ का ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसमें आपका ओष्ठ यूज हो रहा है वही आपकी ओष्ठ ध्वनि। जैसे ला बोलेंगे तो इसमें ला का जब यूज़ करेंगे तो इसमें आपके ओष्ठ का यूज नहीं हो रहा। बी बोल रा, इसमें भी नहीं हो रहा है। शा, ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप फा बोलेंगे तो इसमें आपके ओठ का यूज़ हो रहा है। प, फ, ब, भ। तो ये सारी ओष्ठ ध्वनियाँ, ये सब आपको याद करने पड़े। अगर आप बताइएगा तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसको अलग से वीडियो बना दूँगी। तो जो आपका ऑप्शन डी सही है, फा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, अभी तक की पूरी सीरीज़ का सबसे आसान प्रश्न ही यही है। ए अक्षर, बी व्यंजन, सी स्वर या डी संवृत। तो आप इसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है स्वर, बॉबिल को हिंदी में स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अब जिस भी ने सुपर टेट की परीक्षा दी है उसमें हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है। तो संस्कृत में आपको कुछ शब्द होते हैं वो आपको, जैसे राम का रूप है या रामा का रूप है, इस तरह के आपकी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें अगर आपने संस्कृत पढ़ा हो तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो उनके अनुसार उन्होंने आ को पूछा, आ उनको क्या कहते हैं? तो अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो अंतःस्थ आपका कट गया क्योंकि ये यार अलावा जो था वह अंतःस्थ है, अनुस्वार ये नहीं है, ना अयोगवाह है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अकारांत, जैसे कि राम का अगर आप रूप पढ़ेंगे, राम रामा राम, इस तरह से हे राम करके, जो ये अकारांत का ही रूप है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें कंटेंट लेकर आती हूँ और ये सारी क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। बस आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आपके जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, यूपीएससी के या फिर वो टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी आसानी से फ्री में इसका लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? ए आ, बी ऊ, सी ए या डी वी। ये भी प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। आ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वाह, यह आपका स्वर नहीं, ये आपका व्यंजन है। अगला प्रश्न है, आंसर इसमें आप सभी लोगों को दिख ही रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? अब ये प्रश्न अच्छा है। मोस्टली लोगों के क्वेश्चन जो गलत होते हैं वे अल्प प्राण से, घोष या सघोष से, यहीं से आपके प्रश्न गलत होते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, या फिर आपके स्पर्शी व्यंजन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है। ये क्वेश्चन अक्सर जितने भी मैंने विद्यार्थियों को देखा है वो यहीं से क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इसमें घोष वर्ण के उन्होंने पूछा था। मैंने घोष और जो अघोष है उसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि यदि आपका 12 है, यानी पहली और दूसरी जो लाइन है वह आपका अघोष वर्ण है, और जो तीसरा चौथा पाँचवा यानी 345 है वह आपका सघोष या घोष। तो आपको ये रो अगर याद है तो उसको आसानी से आप टिक कर लेंगे, जैसे कि पा, बी पे टा, सी दा या डी फा दिए हुए हैं। तो यदि आप एक लाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पा के बाद यहाँ पे फा आएगा, ठीक है, और फिर ता के बाद में यहाँ पे दा आएगा और टा ठा, ता के बाद में यहाँ पे ठा आएगा। लेकिन आपकी ये दोनों ही जो लाइन है, सॉरी दा नहीं आएगा, ये दोनों ही आप जो लाइन है आपकी ये पहली और दूसरी की हैं। तीसरा चौथा पाँचवा जो है ना, इसमें सिर्फ यही है एक व्यंजन जो आपका सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यदि आप ता वाला पढ़ेंगे तो ता, था और दा आएगा, तो दा हमारा किस पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है, तो इसीलिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो आप, मैं कुछ और ट्रिक बनाऊंगी आप लोग के लिए। अगला प्रश्न है 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर या डी वर्ण। इसमें उत्तर आपका लिखा हुआ है सामने कि वह हमारा क्या होगा? वर्ण होगा, अक्षर होगा। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वह अक्षर होगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ए शब्द समूह को, बी वर्ण समूह को, सी शब्द गणना को या डी व्यवस्थित वर्ण समूह को।
तो फ्रेंड्स जो वर्णमाला है, अब जैसे वर्णमाला आप लोग छोटा बड़ा इस तरह से पढ़ते हैं, तो वो एक क्या है, एक व्यवस्थित वर्ण समूह ही तो है कि आपको पता है कि का के बाद में खा आना है या छोटा आ के बाद में बड़ा आ आएगा। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित समूह है वर्णों का, ना कि वर्ण समूह को नहीं। वर्ण समूह तो ऐसे कुछ भी लिख सकते, का से पहले खा लिख सकते हैं या कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, वो एक समूह बन जाएगा। लेकिन जो व्यवस्थित समूह है उसको ही आप वर्णमाला कहेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह एकदम सही है। अगला प्रश्न है 11th, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं इस तरह के आपको वर्णमाला से। तो कंठ तालव्य आप बताइए, तो मैं इसको एक साइड में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं आप लोगों के लिए। तो क, ख, ग, घ, ञ, ये आपके 5 प्रकार की होती हैं, ये आपकी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। और अगर पहला और दूसरा जो रो है ना, यह आपका क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। और यदि आप लोग का ये ग, घ, ञ है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सघोष वर्ण होता है। तो इन सब चीज़ों, आप इसी से सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और ये देखिए, कंठ अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता, आप याद रखिए कि कंठ से का याद रखिए कि कंठ में भी का से शुरू हो रहा है, और का से जो है ना वो सारे वर्ण कैसे हैं, कंठ के हैं। तो इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, किसमें क ख है, ना कि यारा, ये भी नहीं है आपका, टा और फा भी नहीं है, जा और जा भी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। इसी जिस तरह से मैंने आप लोगों को कंठ ध्वनियाँ बताई हैं, उसी तरह से इन्होंने मूर्धन्य ध्वनियों के बारे में भी पूछा है। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होंगी वह हमारी ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 जो ध्वनियाँ हैं ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ। अब मूर्धन्य, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मूर्धन्य किसको कहते हैं, तो मूर्धा उनको कहते हैं जो मुंह के ऊपर जो छत होती है, छत मतलब ये तालू का जो ऊपरी भाग होता है आगे का, उसको ही मूर्धन्य कहते हैं। जिन शब्दों को बोलने में आप ऊपर के तालू के भाग को टच करिए आपकी जीभ, वह हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हो। जैसे आप जब टा बोलेंगे तो आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वह आपके तालू के ऊपरी आगे वाले भाग को स्पर्श कर रही है। इसीलिए ये सारे कैसे व्यंजन हैं, ये सारे मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ड और ड़ा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता। पाफा अगर पूछा जाए यह कैसी ध्वनि है, यह आपकी ओष्ठ ध्वनि है, मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ। और अगर गा और घा पूछा जाए यह कैसी ध्वनि है, यह आपकी कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब जिस तरह से आप लोगों ने घोष और सघोष को पढ़ा है कि 12 एक का कोड आपने याद किया है और एक का 345 कोड याद किया है, इसी तरह से आप लोग को अल्प प्राण और महाप्राण भी, चाहे आप कोडिंग में याद कर लें चाहे आप बोल के याद करें। अल्प प्राण को अगर आप लोग को समझना है, तो जैसे मैंने आप लोग को ऊपर लाइन बताई थी, इसी तरह से आपका जो पहली वाली रो है, तीसरी रो है और पाँचवीं है, पाँचवीं को नासिक की भी कहेंगे। तो ये सब हमारी जो ध्वनियाँ होंगी पहली, तीसरी और पाँचवीं लाइन की, वो सब हमारी होंगी अल्प प्राण। और जबकि आप दूसरी और चौथी जब आप पढ़ेंगे तो वह हमारी क्या हो जाएगी, महाप्राण हो जाएगी। अब जैसे कि अगर कंठ का मैं पहला वर्ण बोलूँ क, तो वह उसमें हमारी कम वायु यूज हो रही है, जिसमें वायु का कम यूज हो। लेकिन जब आप खा बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे खा, तो उसमें अधिक वायु आप देख रहे हैं, अधिक वायु निकल रही, तो वो हमारा क्या होगा, वह हमारा महाप्राण हो गया। इसी तरह से आप जब ग बोलेंगे तो उसमें कम वायु यूज हो रही है, लेकिन जब आप घा बोलेंगे तो उसमें अधिक वायु निकल रही। तो इसी तरह से आप चाहे बोल की चीज़ों को क्लियर कर लें कि जो दूसरा और चौथा है वह महाप्राण है, और जो पहला, तीसरा, पाँचवा है वह अल्प प्राण है। तो इसलिए अल्प प्राण का जो कोड आप याद रखेंगे वह 135, और 24 जो कोड है वह आपका महाप्राण का है। तो अब आप इसमें ये देखिए आपके ऑप्शन में अल्प प्राण के वर्ण कौन से हैं। अब अल्प प्राण का पहला और तीसरा, पाँचवा, तो इसमें देखिए पहला का मिल गया, लेकिन जो तीसरा है गा, तो यह आपका ऑप्शन यही बी वाला ही सही होगा। ये गलत है और ये भी गलत है, तो इस तरह का आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए ख, ग, बी उ बड़ा ऊ, सी ए औ, या डी श या स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो खा और गा है वह नवीन विकसित ध्वनियों में है, जबकि ये आपका क्या, ये दोनों ही आपके स्वर हैं। और जो सा है, यह मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी मैंने बताया था।
जो सा शा है यह आपके ऊष्म संघर्षी होते हैं, ये दोनों स्वर हैं। और क और गा है यह आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब ये देखिए मैंने आप लोग को ट्रिक जो बताई है उस ट्रिक से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि आपका ये प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर में जो सी दिया हुआ है माँ, वह आपका घोष वर्ण है। मैंने घोष या सघोष की जो आपको ट्रिक बताई थी वह क्या बताई थी, 345 बताई थी। जो ये माँ है ना वह आपका पाँचवा अक्षर है, मतलब पाँचवीं रो में आता है, नासिक के व्यंजन है। जबकि खा दूसरे पे आता है, चा पहले पे आता है, छा चा छा ये आपका दूसरे पे आता है। तो इसीलिए आपके ये तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए ऊ, बी खा, सी रा या डी या। अब इनका कहने का अर्थ है कि वह व्यंजन नहीं, इसका मतलब क्या, वह स्वर होगा। तो आपके ये तीनों ही देखिए व्यंजन है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका स्वर है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। मतलब 3 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो ओष्ठ हैं और एक ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है। तो पा, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पा, बी वा, सी मा या डी ता। तो जो ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं मैंने यहाँ पे देखिए 5 लिख रखी हैं, पा फा व भ मा। तो माँ मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यह ओष्ठ ध्वनि है और ये एक नासिक व्यंजन भी है और यह आपका घोष भी है। तो इसी तरह से इन्होंने ये पूछा कि जो ओष्ठ नहीं है, यानी कि पा भी है, माँ भी है, वा भी है, लेकिन जो ता है ना वह आपका ओष्ठ ध्वनि नहीं है। वह कौन सी ध्वनि है, तो वह आपकी दंतव्य है। अगर आपसे पूछा था दंतव्य कौन सी ध्वनि है तो वह आपका ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। ए 50, बी 51, सी 52 या डी 53। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी मैंने आपको बताया था संघर्षी व्यंजन की लास्ट वाली लाइन यानी 5वीं लाइन में जो है वह आपके सारे कैसे हैं, नासिक के व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि माँ भी आया था, इया आया था। तो आपका जो ए शा ये नहीं है, ये संघर्षी व्यंजन है। इया ग ये भी नहीं है क्योंकि ये आपका क के बाद ये तीसरा व्यंजन, तो ये नहीं हो सकता है। और जा, क्योंकि च छ जा ये भी आपका तीसरा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह एकदम सही है, जो इया है वह आपका नासिक के व्यंजन है। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ या डी कंठ तालव्य। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ए और ए जो वर्ण है वह पे कंठ तालव्य बोले जाते हैं। क्योंकि कंठ तालव्य कैसे, इन्हें आप जब बोलेंगे ए और ए तो ये कंठ और तालु दोनों से इनकी आवाज़ आएगी, इसीलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। नासिक के मैंने बताया था कि वर्ण का 5वां होता है, ओष्ठ से पाफा वा बताया था, और मूर्धन्य से यानी कि तालु का जो ऊपरी वाला भाग है वो तालु से बोला जाता है। इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिलेगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप प्लीज़ इस वीडियो को और भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ हो। थैंक यू।